नाइट्रो कंपाउंड्स, पहले तो मेरे ख्याल सबको पता है कि अमीन्स क्या होता है, लास्ट क्लास में इतना हमने कर लिया था, उसका आइसोमेरिज्म एंड ऑल सब चीज हो गई थी, तो वो अभी आप आई होप भूले नहीं होंगे कि अमीन्स क्या होता है। अब अमीन्स बनाना है मेरे को, तो इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट टू लर्न इज, आप कोई भी नाइट्रो ले आओ, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप हमने नॉमेनक्लेचर में बहुत किया है, RNO2 या एरोमेटिक NO2, हमें पता है, हमने अल्काइल लाइड में पढ़ा है, अगर हम एल्काइल हैलाइड को AgNO2 कराएं तो क्या बनता है रिएक्ट, और KNO2 कराएं तो क्या बनता है, राइट वो हमने कन्वर्जन्स में और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा है। सो वही RNO2 और ArNO2। अब एरोमेटिक के डिफरेंस खत्म होने शुरू हो जाएंगे, मेरे को अलग से नहीं पढ़ाने पड़ेंगे, बहुत थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, इफ आई सी व्हाट इज नाइट्रो, RN, अगर आपको याद हो तो नाइट्रो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ONO जो लिखते थे बच्चों वो नाइट्रो नहीं होता, वो नाइट्रोसो, नॉट एग्जैक्टली नाइट्रोसो, ये तो मैं अपना कोऑर्डिनेशन से उठा लाई। अगर NO2 है तो इसको आप नाइट्रो बोलते हैं, ONO को नाइट्रो नहीं बोलते। जब आएगा मैं इसका नाम भी लिखवा दूंगी, नाइट्रोसो जो मैंने बोला वो मैं आपको पता है कोऑर्डिनेशन के लिगेंड का नाम स्लिप हो गया मुझसे, बट NO2 मींस नाइट्रो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मेरे को इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और दोनों अक्सर आपने देखा अब तो एक साथ ही हो रहे हैं, एल्कोहल के रिडक्शन में भी देख ही लिया, ये पूरा टूटेगा, ये पूरा टूटेगा, जहां जहां आप H लगा सकते हैं लगा दीजिए, तो वाटर निकलेगा एक तो, और दूसरी चीज क्या बनेगी, RNH2 प्राइमरी अमीन। तो नाइट्रो में मैंने क्या किया, निकल या प्लेटिनम लिया, जिसको हम कैटालिटिक रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ऑफ कोर्स इसमें H2 है जो ऑब्वियस समझ के लिखा नहीं गया, लेकिन मैंने H2 ना लिखा वो बात अलग है, लेकिन नीचे मैंने साथ में क्या लिखा है, एल्कोहल। एल्कोहल के साथ अगर आपको याद हो, जब रिड्यूसिंग एजेंट कर रहे थे हम, तो कोई भी एल्कोहल ले लेती हूं मैं, जैसे C2H5Na लिखा मैंने, इसका क्या मतलब होता है, C2H5ONA, आई एम सॉरी, इसका क्या मतलब होता है कि एल्कोहल का H हटा, उसकी जगह Na आ गया, यही मतलब है, H एसिडिक है। तो यहां पे अगर मैं निकल और प्लेटिनम के साथ एल्कोहल ले रही हूं, तो सोडियम की जगह क्या लिख दूंगी, निकल लिख दूंगी। कोई भी मेटल किसी भी एसिडिक H को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, रिएक्टिव मेटल, ऑफ कोर्स मैं गोल्ड सिल्वर की बात नहीं कर रही। तो यहां पर इस बात को समझ के आगे के लिए मेरा रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा देर लगेगी नहीं। C2H5OH के साथ अगर मैं निकल और प्लेटिनम ले रही हूं, तो मेरे को H2 लेने की जरूरत नहीं है। कैटालिटिक रिडक्शन को आप जानते हो, निकल प्लेटिनम के साथ H2, लेकिन अब आपको निकल प्लेटिनम के साथ H2 लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके साथ एल्कोहल ले रहे हैं, तो भी यहां से H इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस निकलेगा, और वो इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, प्राइमरी अमीन। चाहे आप एरोमेटिक लो, चाहे आप एलिफेटिक लो, यहां वो कोई चक्कर नहीं है। एंड इफ अगेन मैंने अब R की जगह सिर्फ R प्रॉपर लिख दिया एग्जाम्पल, और कुछ नहीं किया, और निकल और प्लैटिनम की जगह मैंने क्या लिख दिया, आयरन, टिन या जिंक, कुछ भी ले लो इन तीनों में से, जिंक स्क्रैप या जो आपको सस्ता मिलता है। इंडस्ट्री क्या देखती है, चीपली अवेलेबल, इजी टू स्टोर, राइट, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ना मिले। तो ये मेरे पास तीनों में से कोई भी मेटल उठाया, फिर से एसिड दे दिया। एसिड और मेटल क्या करेगा, उससे भी अच्छा काम करेगा, वहां तो एल्कोहल से H निकालना है, एसिड का H तो निकलने को तैयार है। तो एसिड विद मेटल इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट हेयर। तो एसिड विद मेटल ने फिर वही काम किया, ये तोड़ा और आपको क्या मिल गया, प्राइमरी अमीन, राइट। अब अभी मैं ये नहीं सोच रही इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट जिसको इंटरेस्ट हो एनसीईआरटी खोलना, उसमें लिखे हुए हैं वो मिल जाएगा, मैं वैसे इसके बारे में बात करने वाली हूँ। अगर कोई मेरे को कहे कि अब आपको आदत ना पड़ जाए इसकी, तो मैंने इसीलिए यहीं से एरोमेटिक एग्जांपल ले लिया। अब तक तो एरोमेटिक में कुछ अलग ही दुनिया चल रही थी, मैंने एरोमेटिक भी ले लिया, यानी कि नाइट्रोबेंजीन ले लिया, सेम तीनों में से कोई एक चूज कर लिया, टिन, और वही HCl एसिड, और उससे फिर वही प्राइमरी अमीन, ये भी प्राइमरी अमीन, आई होप सबको पता लग रहा है। इन सब में बेस्ट मेथड कौन सा है, अभी तक तो कुछ खास बताया नहीं, मैंने बताया ही रिडक्शन है, लेकिन सवाल ये उठता है इन तीनों में भी बेस्ट पता हो मेरे को, टिन लेना सही है, जिंक लेना सही है, कि आयरन लेना सही है, मुझे मेरा खर्चा और झंझट दोनों बचाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर बेस्ट मेथड आपके सामने लिखी हुई है, Fe और HCl। क्यों सस्ता मिलता है, नहीं, दिस इज नॉट द रीजन। आयरन स्क्रैप इजीली मिल जाते हैं, ये नहीं है यहाँ की वजह बिल्कुल भी।
जब आप आयरन और HCl को इकट्ठा रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रो के साथ, तो पहले तो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, ये दोनों रिएक्ट करके FeCl2 और H2 बनाएंगे। असली काम तो इस H2 का है, जाके नाइट्रो को रिड्यूस करो। लेकिन FeCl2 इसमें वेस्ट नहीं है। इसी FeCl2 को अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइज कर दूं, इसको अगर मैं इंडस्ट्री में हाइड्रोलाइज कर दूं इस प्रोडक्ट को, तो मेरे पास क्या आ रहा है, फिर से HCl प्रोड्यूस हो रहा है, जो मेरा एक रॉ मटेरियल है। अगर कोई प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्शन में यूज हो सकता है तो हम लपक के उसको पकड़ते हैं। इंडस्ट्री को कॉस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज बेस्ट मेथड। क्विकली, जिसने नीचे की 3 लाइनें नहीं लिखी क्योंकि उस वक्त विजिबल नहीं थी, लिखिए। और फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमीन यहां पे क्लोज होता है कि आप किसी भी नाइट्रो को किसी भी तरह से रिड्यूस करिए। रिडक्शन के एजेंट्स थोड़े थोड़े बदलते जाएंगे, वो मैं देखती हूँ आगे की स्लाइड पे आपको मिलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में इससे आगे ये मेथड नहीं दिया है। एनसीईआरटी में निहायत छोटा चैप्टर है, तो एनसीईआरटी में इससे आगे नहीं दिया, बट हम इससे आगे देखने वाले हैं। सो इस तरह से आपको रिडक्शन मिला नाइट्रो का। एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, उसमें आपको क्या फंक्शनल ग्रुप मिलता है प्रोड्यूस होता हुआ, आपको मिलता है प्राइमरी अमीन। पिक दिस वर्ड, प्राइमरी अमीन। यहां मेरे को सेकेंडरी और टर्शरी अमीन बनाने की चॉइस ही नहीं है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए विच इज नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड, तो सेकेंडरी टर्शरी अमीन आप इस मेथड से नहीं बना सकते। क्लियर? चलिए अब मैं अगले डिटेल पे आऊं, नॉट अगली मेथड, मैं अगले डिटेल पे आऊं। तो अगला डिटेल मेरे पास इसी में क्या है जो एनसीईआरटी से बाहर निकल गया। हर रिएक्शन में आई ट्राई की एंड में ले जाने के बजाय मैं एक साथ ही लूं। इसी रिएक्शन का जेई नीट का हिस्सा क्या है, ये तो आपको मैं ना भी बताती ना तो शायद पता था। ठीक है, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मेरे साथ साथ चले इसमें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी आप सेम रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली एलिफेटिक, यानी यहां एरोमेटिक एप्लीकेबल नहीं है। RNO2 लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ड्राई ईथर, आपको पता है उस साथ H3O पॉजिटिव दिया जाता है। मैंने उसको अब लिखना छोड़ दिया है कि जहां भी आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलता है वहां पर ये तो ऑटोमेटिकली होता ही होता है H3O पॉजिटिव। हालांकि शायद यहां ना भी हो, बट यूजली रखते हैं। तो अभी आप लिखना मत, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो विल गेट दैट कैच ऑल्सो। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लपक के लिया, लेकिन यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर मैंने एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड के साथ लगाया, आई विल गेट समथिंग बट नॉट रिडक्शन प्रोडक्ट, नॉट प्राइमरी अमीन। आई एम नॉट सेइंग कि रिएक्ट नहीं कर रहा, रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो ये क्या कर रहा है, यहां पर सब कुछ हमने दिया, हाइड्राइड मिले इसको, ये नाइट्रोजन के साथ लगे दोनों ऑक्सीजन को निकाल के बाहर तो ले गया। तो इन अ वे आई कैन से इट इज रिडक्शन, इट शुड बी कवर्ड हियर। लेकिन ये रिएक्शन बायमोलिक्यूलर हो गया। बायमोलिक्यूलर वर्ड केमिकल काइनेटिक्स से आया है, जो कहता है दो मॉलिक्यूल्स का एक साथ कोलाइड करना मींस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है 2, राइट? जैसे आपने SN2 में देखा, नाइट्रोबेंजीन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में बायमोलिकुलर हो जाता है, जैसे वुड्स सोडियम की प्रेजेंस में बायमोलिकुलर हो जाता है। यानी इसके दो मॉलिक्यूल एक साथ भिड़ गए। जब दो मॉलिक्यूल एक साथ भिड़ गए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना पावरफुल है कि ये दो मॉलिक्यूल को एक साथ रिड्यूस करने के चक्कर में उनका ऑक्सीजन तो ले गया, लेकिन उनको हाइड्रोजन नहीं दी। एंड व्हाट आई गेट दिस। जब भी दो नाइट्रोजन का बॉन्ड बना हो, जैसे दो ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड आता है तो हम उसको परऑक्सी कहते हैं। जब भी दो नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एजो। इस चैप्टर में एजो आने वाला है, सैंडमेयर में भी आया था, मैंने टाला था। फिनोल की प्रेपरेशन में भी आया था, मैंने टाला था। इस चैप्टर में अगला ग्रुप ही डायएजो है, राइट? तो एजो का मतलब N डबल बॉन्ड N, दैट इज एजो। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे के रिडक्शन हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली। आज की क्लास के एंड में जब रिवीजन करेंगे कॉपी बंद करके, तो मैं आपसे जब पूछूंगी तो कोशिश करना इन चीजों को जवाब देने की, जिससे आपका रिटेन हो जाए। घर पे बहुत ज्यादा पढ़ने का लोड अभी आप उतना नहीं ले पाएंगे जितना अब तक ले पा रहे थे।
तो ठीक है जी, अब मैंने एक मेटल का तो ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी है? पिछली स्लाइड पे कौन कौन से थे बच्चों जो एनसीईआरटी के थे? टिन, लेड, सॉरी टिन, जिंक, आयरन, उसको HCl से, या सोडियम के एल्कोहल, सॉरी निकल और प्लेटिनम के साथ एल्कोहल, ये दो ही रिएजेंट चल रहे थे। अब मैंने कौन सा रिएजेंट लिया सबसे पहले? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसमें एलिफेटिक ने डिफरेंटली बिहेव किया, एरोमेटिक ने डिफरेंटली बिहेव किया। लेकिन एक जो कि पास्ट ईयर्स जेई नीट में काफी बड़ी कवरेज में ये वाला रिएक्शन देखा गया बाय चांस, जो 2 साल के अंदर अंदर आए हैं पेपर्स। तो अगर मैं उसको देखूं तो मैंने दोनों के लिए सेम चीज लिखी है, चाहे आप एलिफेटिक नाइट्रो ले लो, चाहे आप एरोमेटिक नाइट्रो ले लो, जिंक के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। ये तो पिछली स्लाइड पे भी था जिंक, लेकिन उसमें क्या था साथ में? एसिड। यहां क्या लिया है मैंने? सॉल्ट। आई हैव नॉट टेकन एसिड। NH4Cl इज अ सॉल्ट। ना मैं इसको एसिड कह सकती हूँ, ना मैं इसको बेस कह सकती हूँ, बट इतना मुझे पता है ये जो सॉल्ट है वीक बेस का है। तो कहीं ना कहीं कुछ वीक बेस का सॉल्ट लिया, खैर उसकी डिटेल में नहीं जाते। NH4Cl एक सॉल्ट लिया मैंने। इस सॉल्ट की वजह से क्या हुआ? RnO2 का चेक। Rn, थोड़ी देर के लिए मैं O2 को ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ी देर के लिए, ठीक है? या चलो कर देते हैं ओपन, आपको ये ना लगे कि कहीं O2 कौन सी लिंकेज है, आप परेशान ना हो इससे। दिस, इससे क्या बनता है? NHOH। NHOH जो है ये कहां से आया है? पहले तो आप सोचिए, आपको याद कराने के लिए, ये क्या होता है बच्चों? अमोनिया, ठीक है? अमोनिया के एक H को हटाऊं, ये लिखना मत ये वाली चीज, तो वैसे याद दिला रही हूं, बाकी चीजें लिखनी है। तो ये क्या बन जाएगा? एक H की जगह R लगाया तो अमीन्स, दोनों H की जगह लगाया तो सेकेंडरी अमीन, तीनों H की जगह लगाया तो टर्शरी अमीन। लेकिन अगर अमोनिया का एक H हटा के मैंने यहां पर OH लगा दिया, तो कहीं ना कहीं अमीन तो है, तो मेरे को इसका नाम क्या देना होता है? हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन अब आपके लिए सुना हुआ नाम होना चाहिए, इसके लिए एफर्ट ना मारना पड़े याद करने के लिए। इट इज हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन देती हूं तो मेरे को नाइट्रो सेक्शन का रिडक्शन तो हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि रिडक्शन नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ है, और उसमें नाइट्रो गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है? इसके बाद आता है ये जो लेटर लिखा है, ये समझाना तो मुझे अभी पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन इसको बेटर वे में आप जो एक चैप्टर बीच में है एल्डिहाइड कीटोन वहां समझेंगे। अगर हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाता है, हाइड्रोक्सिल अमीन का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है टोलेंस। टोलेंस टेस्ट आपकी लैब में शायद करा भी दिया हो, जो लोग लैब ले रहे हैं, स्कूल वाले प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं, सिल्वर मिरर बनता है, राइट? तो टोलेंस रिएजेंट अगर आप देंगे, जो भी अगले चैप्टर में आएगा, तो इससे मेरे को टेस्ट ट्यूब में सिल्वर सिल्वर ग्रैन्यूल्स दिख जाएंगे। तो इट इज अ गुड टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप। तो मैं इस चैप्टर के एंड में भी प्रैक्टिकल लैब केमिस्ट्री, जो नया चैप्टर जेई नीट में डाला है, उसके हिसाब से सारे टेस्ट की लिस्ट दूंगी, जो मैंने पिछले एल्कोहल फिनोल में आखिरी दिन 4 स्लाइड्स अपलोड की थी। तो क्योंकि उसका टेस्ट एक अलग ही होगा आपका पूरा सिलेबस खत्म होने पे, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, जिसमें सारे टेस्ट कंबाइन होंगे, तो वहां पर भी हम इसके बारे में तब बात करेंगे। तो टोलन रिएजेंट डालते इसमें सिल्वर मिरर मिलता है, यानी कि ये फेमसली जाना जाता है बेकर मुलिकन टेस्ट। हर वो चीज जिसमें नाइट्रो हो, अब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, पता नहीं किसी लाइफ के लिए वाइटल मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप मौजूद हो, जिसमें भी नाइट्रो ग्रुप है उसको ये रिएक्शन आप दोगे तो सिल्वर मिरर आएगा। ये बेकर मुलिकन टेस्ट के नाम से फेमस है। क्विकली नोट इट, एंड इफ आई से क्विकली आई मीन इट। हाँ जी, मुझे नहीं पता है इतना सजा सजा के क्यों लिख रहे हैं। चलिए, लास्ट फॉर रिडक्शन। अगर मैंने अब के उसी जिंक को कौन सा मीडियम दिया है बच्चों? अच्छा बेस, एल्कलाइन मीडियम। अगर मैंने उसी जिंक को एल्कलाइन मीडियम दे दिया, फिर से वो रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक डिफरेंटली बिहेव कर गया रिडक्शन में। पिछली स्लाइड पे अगर आप देखें, एलिफेटिक कैसे बिहेव किया, देखने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है एरोमेटिक डिफरेंटली बिहेव कर गया। बट यहां मैंने सिर्फ एक ही चीज एरोमेटिक की फर्क बताई। अब मैं ले ही रही हूं सिर्फ एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन, एरोमेटिक नहीं बोलना चाहिए, नाइट्रोबेंजीन।
तो अगर नाइट्रोबेंजीन को मैंने जिंक के साथ एक अच्छा बेस दिया, अभी तो मैं सॉल्ट दे रही थी, अब मैंने जिंक के साथ बेस यानी एल्कलाइन मीडियम दिया, तो अगेन इट टर्न आउट टू बी बायोमोलिकुलर। रिपीट है ये तो। NH4Cl की जगह मैंने आपको अब क्या दे दिया यहां पर, NH4Cl की जगह प्रॉपर एल्कलाइन मीडियम, तो ये तो एक तरह से रिपीट सा ही था। ठीक है, तो पता होना चाहिए भाई जिंक के साथ अगर आप NH4Cl की बजाय ये भी दे रहे हैं तो भी वही काम हो रहा है, बायोमोलिकुलर। लेकिन ये कैसा एल्कलाइन मीडियम था बच्चों? CH3ONA। अगर आप देखें एल्कोहलिक NaOH था। लेकिन अगर इसके नीचे आप लोग आते हैं उसमें देखिए मेरे साथ, एंड दैट इज नाइट्रोबेंजीन। जिंक के साथ अब के मैंने क्या दिया है? NaOH। तो जो लोग एकदम ही नोट कर रहे हैं थोड़ा सा सुन भी लें प्लीज, ठीक है। जिंक के साथ क्या मिला मेरे को? NaOH। अब के मैंने फिर एल्कलाइन मीडियम दिया, तो आप ये कंफ्यूज मत होना, हमें ये नहीं समझ आ रहा ये कब बनेगा और ये कब बनेगा। जब मैंने अल्कोहल के साथ NaOH दिया तब ये बना, जब मैंने सिर्फ NaOH दिया तब ये बना। इसको क्या बोलूंगी मैं? एजो तो है, दो नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है, एजो तो है, लेकिन साथ में दो हाइड्रोजन भी हैं, तो हाइड्राएजो कर दिया। एजो हाइड्राएजो, बेंजीन तो है ही। तो ये आपके पास हुआ लास्ट ऑन द स्लाइड, फिर एक साथ नोट करिएगा, ये आपको डीपीपी भी क्वेश्चन मिलेगा कि अगर मैंने अगेन वही बेसिक लिया और रिड्यूसिंग एजेंट फिर बदल दिया, मेरे पास नाइट्रो है, तो ये इतना सुपर सिलेक्टिव है कि ये नाइट्रो के अगेन बायोमोलिकुलर तो इसने भी किया, दो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अब के ना तो हाइड्रा एजो बना ना एजो बना। एजो तो है, खैर आई एम नॉट सेइंग कि एजो नहीं, बट एजो में क्या एक्स्ट्रा आ गया? ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या हो गया? एजोऑक्सीबेंजीन, एजोऑक्सीबेंजीन। तो ये सिर्फ नाम याद करवा रही हूं, अदरवाइज ये क्रैमिंग मुश्किल होती। नाउ यू पीपल कैन नोट डाउन दिस। इसका कोई और डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ मैकेनिज्म नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको यहां फुल स्टॉप लगाइएगा। इस आ गया सबके पास? सो अब मैं अगर आगे जाऊं रिडक्शन में, कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब क्या है? मैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी को ले आई और मैंने सिंपली, अब इसमें कोई रिएजेंट तो लिखना ही नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस किया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली और उससे सीधे अमीन बन जाएगा। अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर नीट, पर्टिकुलरली फॉर नीट। अगर बेंजीन रिंग पर दो नाइट्रो ग्रुप लगे हैं और सिलेक्टिवली तीन लगे हो, चाहे सिलेक्टिवली मेरे को एक ही चुनना है। अब देखिए मैंने दोनों मेटा पे लगाए हैं क्योंकि मैं मानती हूं मेरी क्लास को पता है नाइट्रो इज मेटा डायरेक्टिंग, तो इसके ऊपर कोई दूसरी चीज आके लगी होगी तो पक्का नाइट्रो के होते हुए मेटा पे ही लगी होगी क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग है। तो दो दो ग्रुप लगे हैं, दोनों एक दूसरे के मेटा हैं ऑफ कोर्स। आप चाहे डाई अमोनियम सल्फाइड दीजिए या डाई सोडियम सल्फाइड दीजिए, सोडियम सल्फाइड बोलते हैं, डाई तो वर्ड इसके लिए यूज ही नहीं होता, उससे कोई एक सिलेक्टिवली रिड्यूस होगा। यहां मैं रिडक्शन करती हूं क्लोज ऑफ एवरी लेवल। अब उसके बाद आ जाता है मेरे पास दूसरा मेथड, अगेन कमिंग बैक टू एनसीईआरटी। फर्स्ट मेथड एनसीईआरटी का सिर्फ फर्स्ट स्लाइड थी, बाकी तो सारा कंपटीशन का था और बहुत इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अब ये आपका एल्काइल हैलाइड से रिपीट है, लेकिन एल्काइल हैलाइड में हमने ये रिएक्शन कहां किया था पहले वो याद दिला दूं। जब हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि SN1 SN2 की पूरी गाना गाया था हमने, उसकी स्टार्टिंग क्या थी? अगर आप इसको NH3 देते हैं, इसमें से न्यूक्लियोफाइल पहचानिए। तो मैंने तब आपको कराते वक्त ये जरूर कहा था कि क्या मैं अमोनिया को ऐसे लिख सकती हूं सो दैट हमें एक क्लैरिटी मिल जाए। ये अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं, इसमें एक प्रोटॉन डोनर, मैंने ग्रिग्नार्ड में भी यही सहारा लिया था, यहां भी मैंने यही कोशिश करी। तो इसका न्यूक्लियोफाइल ये हो गया, इसका इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया, बॉन्ड तो पोलर ही टूटता है, N और H बॉन्ड पोलर है, टूटेगा। अब उसके बाद हम क्या करते थे, H और Cl बाहर निकल जाएगा और क्या बनता था? RNH2 विद HCl, और हमारा काम खत्म, क्योंकि उस वक्त हमारा फोकस ये होता था, खत्म जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब हमारा फोकस कौन है? ये। तो इस रिएक्शन को नाम भी इसी चैप्टर में देंगे, इससे पहले मैंने इसको नाम भी नहीं दिया, इसको नेम रिएक्शन की कैटेगरी में भी नहीं लेकर आई मैं। अब इसको हम नाम देंगे, तब बहुत कुछ था, जरूरत नहीं थी। तो यानी अब सेकंड मेथड मेरे पास क्या आती है? फ्रॉम एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड्स, एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड्स, और ये रिपीट है और एनसीईआरटी में इसको इस चैप्टर में बहुत बड़ी जगह दी है।
इसके ऊपर इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत है, मींस वहां पर कोई इसको वैल्यू नहीं मिली, यहां पूरा इसको फैला दिया है। तो अब देखिए यहां क्या फैलाया गया, इसका नाम क्या है, हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। ये हॉफमैन वर्ड आपने और कहां सुना है, रीसेंट ऑर्गेनिक में। सेडजेफ के साथ उसका कंपेटिटर था हॉफमैन, कि प्रोडक्ट कहां कहां बनते हैं। तो जब मैंने आपको एल्काइल लाइट में एक डीपीपी दी थी E1 E2 पे, और उसमें मैंने 2 क्वेश्चन कहे थे वो N पे पॉजिटिव चार्ज वाले, और मैंने कहा था ये मैं चौथे चैप्टर के मतलब अमीन्स चैप्टर के लिए छोड़ रही हूँ जिसपे N पे पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ R हैं, कि इसमें हॉफमैन कैसे बन रहा है। तो दोस 2 क्वेश्चन यू विल फाइंड, उसके जैसे 2 क्वेश्चन जो मैंने लिए वो आपको अब डीपीपी में मिल जाएंगे। ये अब आपको भर भर के मिलेंगे डीपीपी में और टेस्ट में। सो अब हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड क्या है एक बार देख लीजिए। ये थोड़ा लंबा है लेकिन है एक ही चीज। ये तो मैंने क्या किया, अमोनिया, राइट, ये तो एल्काइल हाइड का रिपीट है, और आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया, क्या होगा पहले इसको एक बार समझना, फिर सारे स्टेप्स में रिपीट 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 है, एक ही टेक में समझने की कोशिश करना। मुझे पता है नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकता है। ये क्या करता है, इसको एक तरफ से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसको फिर सब्स्टिट्यूट होना पड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसने वही किया, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को आर को दे दिया। जैसे इसने अपने लोन पेयर को आर को दिया, आर को एक्स को बाय बाय बोलना पड़ा, ये रहा मेरा एक्स नेगेटिव। क्यों एक्स नेगेटिव, इसके साथ मैंने ब्रैकेट में बाहर लिखा है, ये कैटायन बन गया। जब किसी ने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, पॉजिटिव चार्ज आया, वेरी फेमसली वी से अमोनियम कैटायन, NH4Cl NH4OH, शुरू से पढ़ते आ रहे। तो अमोनियम कैटायन बन गया, लेकिन कैटायन के साथ जब एनायन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं सॉल्ट, जैसे NaCl। तो ये भी क्या है, N पे पॉजिटिव, ठीक है, उसका जो जो लगा है, और Cl नेगेटिव, तो ये भी सॉल्ट है। इसको मैं टर्शरी तो नहीं बोल सकती, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसीज हैं इसमें, क्वाट 4 वैलेंसीज हैं, 4 बॉन्ड बने हुए, 3 बने होते तो मैं सोचती, लेकिन नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स, तो इसको बोलेंगे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनते ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आते उसको फिर कोई एनायन का सहारा चाहिए न्यूट्रलाइज रखने के लिए, वरना ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको हम बोलेंगे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, लिगेंड बनाया ये, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को नहीं बना, लेकिन बना तो ये लिगेंड है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते ही मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट तो लाना पड़ेगा। ये मेरा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट का एक और पर्पस है, इट इज अ इंटरमीडिएट, डू नॉट एग्जिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट का दूसरा मतलब क्या है, ये स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा नहीं, बस कुछ सेकंड्स के लिए बना। जैसे ये कुछ सेकंड्स के लिए बना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लोराइड नेगेटिव ने उसको सेटिस्फाई कर रखा था, बट वो फाइनली वापस अपने नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल आना चाहेगा कोई चार्ज के बिना। तो इसमें से गुड लिविंग ग्रुप पड़ा ही है, ये HX बाहर निकल जाएगा। HX बाहर निकलते ही क्या आ गया, R, देखिए R तो है ही, N और 2 H एक H निकल गया, 2 बचे RNH2। जब एल्काइल हैलाइड में किया था हमने सीधे कर दिया था, X हट जाएगा, उसकी जगह NH2 लग जाएगा, HX मिल जाएगा, और हम प्राइमरी अमीन बना के चल पड़े थे कि डिटेल्स लेटर ऑन। तो ये चीज वाया क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होती है, ये NCERT इस चैप्टर में मुझे क्लियर करती है। अब मैंने यहां क्या लिखा है, एक्सिस। एक्सिस का मतलब अब आपको आइडिया लग ही गया, फिर रिएक्ट कर जाएगा। देखा जाए तो वापस नाइट्रोजन उसी सिचुएशन में आ गया जिस सिचुएशन में पहले था। क्या बदला, H की जगह R ही तो आया, फिर यही बात, फिर RX गया, फिर इसने कहा कोई बात नहीं, मेरा लोन पेयर पड़ा है, ले लो। अब के कितने R, 2, और H कितने, 2, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर X नेगेटिव, फिर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनते ही फिर उनको लगा यार दिक्कत हो रही है, HX बाहर निकालो, फिर एक्सपल्शन ऑफ HX हुआ। उसके बाद क्या, जब यहां से एक H निकल गया, X निकल गया, क्या बचा, R2NH, राइट, ये 2 जो है H के लिए लिखा हुआ है, तो यहां क्या आया, R2NH। ये कौन सा अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन। पिछली मेथड में एक जगह नहीं सेकेंडरी अमीन बना पाई मैं, अब सेकेंडरी अमीन बनना शुरू हुआ। ठीक है जी, सेकेंडरी अमीन बन गया, फिर नाइट्रोजन तो वेला हो गया, फिर उसका यही काम, एक और RCl के साथ, फिर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो एक एक H की जगह एक एक R आता जा रहा है, कायदे से देखूं तो इसके बाद यहां पर R3NH पॉजिटिव आया। जैसे ही R3NH पॉजिटिव आया, फिर ये क्या एक्सपेल करेगा, HX,
फिर से HX एक्सपेल हुआ, क्या बन गया? टर्शरी अमीन। अभी भी शांति नहीं पड़ी, चलता जाएगा जब तक तुम लोन पेयर को वेला छोड़ोगे, खाली छोड़ोगे। RX फिर गया, फिर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अब है इसके पास H एज HX निकलने को नहीं, यहां आके क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट सेचुरेट हुआ, अब तो H भी नहीं है निकालने को। इधर एंड होता है ये रिएक्शन। बट इसके रास्ते में क्या क्या बनते गए मेरे पास? सेम R वाले, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, मिक्सचर ऑफ अमीन। अगर किसी ने ध्यान से सुनी हो ये मेथड, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या लगता है ये मेथड मुझे चूज करनी चाहिए अमीन्स की प्रेपरेशन के लिए? क्यों? सारे अमीन्स का मिक्सचर, मेरा खर्चा तो तीनों को अलग करने में ही ज्यादा लग जाएगा। जब एक प्रोडक्ट की जगह 3 प्रोडक्ट और तीनों काम के, मैं फेंक किसी को भी नहीं सकती, और आसपास वाले सबकी सॉल्युबिलिटी सेम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबके बॉइलिंग पॉइंट आसपास होंगी, मैं सेपरेट भी कैसे करूं? छान के नहीं कर सकती, डिकैंड नहीं कर सकती, मैं सेडिमेंट नहीं कर सकती, मैं उबाल के नहीं कर सकती, मुझे कोई तगड़ी केमिकल मेथड लानी पड़ेगी तीनों को अलग करने के लिए। जो चीज 10 रुपए की है वो मैं 100 रुपए की बना दूंगी, नॉट गुड। अब प्योरिटी का चक्कर, और 100% प्योर हम वैसे ही नहीं बना पाएंगे। सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस मेथड एज अ प्रेफर्ड मेथड, क्योंकि बस चले तो हम ये नहीं लेंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉट प्रेफर्ड मेथड। क्या ये सेम रिएक्शन एराइल अमीन बनाने के लिए हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप क्या था? अमोनिया को एक्सेस ऑफ इसके साथ, और इसके बारे में आप जानते हैं, बॉन्ड आप तोड़ के दिखा दो, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन मैंने हेडिंग में क्या लिखा है? फ्रॉम एल्काइल अमीन एंड बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन क्या है? बेंजीन के साथ CH2। तो कहीं भी आप ये मत सोचना आप हेडिंग में तो एराइल लिख के आ रहे हो और यहां एराइल मना कर रहे हो। मैंने हेडिंग में बेंजाइल लिखा है और यहां एराइल मना किया है। वन गो में समझे, वन गो में नोट करिए, ये इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी में, इसका नाम, इसका पूरा स्टेप। अगर हॉफमैन अमोनोलिसिस आपको नेम रिएक्शन की तरह बोर्ड्स में आया, आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, बाकी रामायण का कोई फायदा नहीं है जब तक ये पूरा रिएक्शन नहीं होगा। करिए इसको। तो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसे फेंक दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। लेकिन बीच बीच में अगर प्राइमरी सेकेंड, हाँ वेस्टेज तो होगा। मतलब ये है कि यहां पे मैं ये हटा लूंगी प्राइमरी, आगे जाके मैं सेकेंडरी हटा लूंगी, मैं टर्शरी हटा लूंगी, हटाती जाऊंगी, एंड तक बहुत कम जाने दूंगी। अब अगला सवाल मेरा यही है, जब तक सब लोग नोट कर रहे हैं, जो नहीं नोट कर रहे वो सोच के बताएं। अगर मेरे को इस मेथड से प्राइमरी अमीन बनाना है, क्या छोटा सा बदलाव करूं? एक्सेस हटा दो, राइट? एक्सेस ना दो, 1 डिग्री पे रुक जाएगा रिएक्शन। इतना दे ही क्यों रहे हो फालतू की एंड तक चाहे? तो एक्सेस नहीं दोगे तो वहां रुकेगा, एक्सेस दोगे तो कहां तक जाएगा वो आपने देख लिया। अंडरस्टैंड करते जाइए, नोट करते जाइए। ओनली फर्स्ट स्टेप, सिर्फ एक। मैं एक्सेस वाला मामला नहीं दे रही। जब नहीं लिखा तो आप लिमिटेड मान लो, मैंने भी एक्सेस दिया नहीं है, या मैंने एक ही इक्विवेलेंट या कुछ भी दिया है। दोनों साइड NH2 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब ये ऐसा ना हो आप हॉफमैन पढ़ के फिर कुछ घुसाने जबरदस्ती शुरू हो जाए, राइट? मैंने आपको कहा मैंने कोई एक्सेस वाला सामान यहां पर नहीं दिया कि आप लगाए जाएं लगाए जाएं। रेदर मैं अमोनिया की लिमिटेड सप्लाई दे रही हूं। जब मैं इसकी ही लिमिटेड सप्लाई दे रही हूं तो ये इधर और इधर सब्स्टिट्यूट होके बैठ जाएगा, बस दोनों की ही जितना इक्विवेलेंट चाहिए उतना दे रही हूं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कल को सिंपल क्वेश्चन आए तो जबरदस्ती हॉफमैन अमोलोलिसिस नहीं करिएगा जब तक आपको ये एक्सेस वाली शर्त ना दे रखी हो। ये मैंने सिंपल दे दिया आपको एल्काइल हैलाइड से, कि अल्काइल हैलाइड का अमोनिया से रिएक्शन अभी भी इंटैक्ट है, अनलेस वी गिव यू दैट एक्सेस कंडीशन। ठीक है? सो ये आपके लिए एक डिफरेंस हो गया, या आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस, बट हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तीसरी मेथड अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, पहले नोट करिए फिर समझाऊंगी। ट्रायल्स क्या होते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कॉपी पेस्ट मत करना, जरा अकल लगा लेना कि क्या हो रहा है।
रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? सारे पाई बॉन्ड तोड़ते जाओ, उसकी जगह एच एच लगाते जाओ, आपको कौन सा अमीन मिल रहा है? प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर नाइट्राइल्स की जगह आइसोसाइनाइड दे दिया मैंने, तो भी सेम सब कुछ, दोनों पाई बॉन्ड तोड़े, उसकी जगह एच और एच लगाया, और आपको क्या मिल गया? सेकेंडरी अमीन। नथिंग टू अंडरस्टैंड हियर। ये सब आपके लिए क्लियर और बहुत बार हो चुका। सो जो मैंने उधर लिखी चीज वो मुझे नहीं पता था, मैंने नीचे भी लिख रखी है, तो जरूरत ही नहीं थी। तो अब प्रिपेयर्ड जी। हाँ हाँ, भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब इसका लोन पेयर इसके पास वापस गया, राइट? और जिसकी जितनी वैलेंसी अधूरी है उसको उतने एच मिल गए। यहां पर क्यों? एन सी, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। गुड। तो 4 हैं, तो पहले तो 2 का तो मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, और इसके 2 पड़े हैं एज लोन पेयर, एक इसने इससे ले लिया। अब गिनो, हो गया ऑक्टेट पूरा। ठीक है, राइट? ये स्पेशल है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको जी। अब आपको आने वाले जो कन्वर्जन्स हैं इस चैप्टर के, और एल्काइल हैलाइड के मिक्स होके मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। इस चैप्टर के कन्वर्जन 5 से 6 स्टेप के होंगे, 2 या 3 स्टेप के तो मिलेंगे ही नहीं। जैसे अल्काइल हैलाइड में क्या होता था? नॉट मोर देन 2 स्टेप या 3। इस चैप्टर में 5 स्टेप तो मिनिमम एंड वेरी इजी, क्योंकि 2-3 स्टेप तो आप एल्काइल हैलाइड के उठा के लाओगे, उसके आगे करना है कुछ। तो अगर मेरे को सीएन बनाना है, सीएन लाना है, तो मैं अल्कोहल का क्या करती हूँ? पहले तो हेलोजन लाती, राइट? तो हम वो पता है केसीएन आएगा, अभी भी तुम लोगों को अल्कोहल देखते तुम केसीएन लगाओगे, अभी तो ये गलतियां मेरे को और करानी है। अल्कोहल पे केसीएन नहीं लगाते, अल्काइल हैलाइड पे केसीएन लगाते। तो मैं अल्कोहल दूंगी, पहले तुम्हें अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड को तुम केसीएन दोगे, 2 स्टेप तो यही हो गए। उस सीएन को अगर तुम पार्शली हाइड्रोलाइज करते हो तो क्या बनता है? अमाइड। ये मैं पहले भी करा चुकी हूं, बट अब इसका दबा के यूसेज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन नाम का फंक्शनल ग्रुप आ गया मेरे पास। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो यहां पर क्या आया मेरे पास? अमाइड। और अगर मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो मेरे पास क्या आया? एसिड। लेकिन इसी सी ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन मैंने कर डाला तो मेरे पास क्या आया? प्राइमरी अमीन। तो सिंथेटिक इंपॉर्टेंस जिस चीज की है वो कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेगा, बहुत उसका रोल होगा। तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन के लिए प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कन्वर्जन्स के लिए। सो आई कैन सी मैक्सिमम ऑफ अस हैव नोटेड डाउन, साथ साथ समझ भी लिया, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं ऐसा। अब आ जाती हूं मैं, कितनी मेथड होगी बच्चों? 3। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से चौथी मेथड, दैट इज अमाइड्स का रिडक्शन। देखिए इसमें मुझे कुछ बताना है, डू आई नीड टू एक्सप्लेन एंड नोट इट क्विकली? यहां तक क्या मुझे कुछ बताना भी चाहिए इसमें? क्यों? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, मैं तो कुछ और ही सोच गई। बिल्कुल सही, वेरी ऑब्वियस और बिल्कुल सही। मैं ना और ओपन करके बना देती हूँ, जिससे आपको बहुत क्लियरली दिख जाए कि क्यों टर्शरी अमीन, या क्या किया बेसिकली मैंने। मैम, एक सेकंड देना था, एक सेकंड। यस, हाँ यार, वो कुछ और चीज थी, ये कुछ और चीज है। ये कौन सा रिलेशन हुआ? आप ये देखो, लास्ट चैप्टर में भी मैंने यही किया था, इसको एच दिया, इसको एच दिया, तो अल्कोहल मिलता था, कीटोन को रिड्यूस किया। अब के जो रिडक्शन हम कर रहे हैं उसमें दोनों बॉन्ड टूट गए। वी आर यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, इट इज बिहेविंग लाइक दैट। और क्यों बिहेव कर रहा है? यहाँ पे कुछ ऐसा है जो वहां नहीं था, राइट? तो मतलब ऑब्जर्वेशन अच्छी है, बट पिछले चैप्टर से अगर इसको ना रिलेट करें आगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की वैरायटी ही बदल गई, तो डिफरेंट आ गया। यस अथर्व, यू आर आस्किंग समथिंग? मैम बेंजीनमाइड में रिडक्शन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, मैंने बना नहीं रखा बाई चांस। बेंजोनामाइड को होगा जी, और जो डीपीपी है उसमें दबा के होगा। बाई चांस ओ, मैंने उसका लिया नहीं, या मेरी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आ जाएगा। लो, ये रहा भाई। आई होप आप इसी की बात कर रहे थे, होगा। मैंने लिख रखा है यहां पर बिना प्रोडक्ट के रिएक्शन,
क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनको अपने आप देख के समझ आ जाना चाहिए यहां पे क्या होगा, बिल्कुल होगा जी रिएक्शन। अब मैं समझी अथर्व तुमने क्यों पूछा कि कहीं यहां ना हो इसीलिए मैंने तो नहीं छोड़ा, बट यस इसमें भी एब्सोल्युटली वही होगा जो अब तक होता आया है। सो ये हुई अमाइड को लेके बात। एक चीज जो मैंने अलग से लिखी है, इस चैप्टर में अमाइड अब बहुत आएगा, आपने देख लिया पार्शियल हाइड्रोलिसिस में भी आया, बीच में बनता है, अभी भी आ रहा है। अब आप देखिए अमाइड ही अमाइड चलना है। तो अमाइड एक्चुअली में आता कहां से है, मेरे रिएक्शंस में मैं अमाइड डायरेक्ट दूंगी नहीं, मेरे रिएक्शन में अमाइड से क्या बन रहा है वो एक ही स्टेप का कन्वर्जन नहीं दूंगी, एबीसीडी के क्वेश्चन में अमाइड बीच में कहीं बनेगा। तो अमाइड बनाने के लिए आपको अभी एक ही रास्ता पता होना चाहिए, एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप अमोनिया दे देंगे, बेस और एसिड एक रिएक्शन होगा, बेस और एसिड का टिपिकल रिएक्शन जो होता है। तो यहां पर NH3, मैं ये नहीं कह रही सॉल्ट बनेगा, यहां क्या होता है एसिड में, मैं आपको दिखा दूं। अब ऐसा क्यों होता है, ये एसिड चैप्टर जब आएगा बच्चों तब, इतना मेरे को सपोर्ट करिएगा, सारी ऑर्गेनिक एक दिन में नहीं पढ़ा सकती। ये हटेगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, NH2, क्योंकि इसका OH और इसका H एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बनाते हैं, दैट इज H2O। तो इसको सॉल्ट कहने की जल्दबाजी मत करना, राइट। तो ये आपके पास अमाइड, अब पूरी डीपीपी में ये डाउट ना आए आपने एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करके अमाइड कैसे बना दिया, ये रिएक्शन कहां से आया। तो ये मैं आपको अलग से बता रही हूं कि अमाइड रास्ते में आएगा, उसको बनाने का तरीका ये है। क्लियर। तो अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेकंड लास्ट मेथड है, आई थिंक ये या लास्ट है मुझे याद नहीं, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। आ गया अमाइड फिर से, तब तो अमाइड ही अमाइड चल रहा है मेरे पास। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस चैप्टर में नेम रिएक्शन के नाम पे खाली अकेला ये और सैंडमेयर है। सैंडमेयर आप एल्काइल हैलाइड के खाते में डाल दो तो इकलौता नेम रिएक्शन है, 3 है वैसे तो, वो डायोजोनियम में भी एक मिल जाएगा। मिनिमम नेम रिएक्शन बिलोंग टू दिस चैप्टर। तो फिर एक एक नेम रिएक्शन की वेटेज बढ़ जाती है। अगर अमीन्स में चॉइस आई तो ऊपर हो सकता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में कुछ बात करें और नीचे हो सकता है कपलिंग रिएक्शन के बारे में कुछ बात करें। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए इस रिएक्शन में, गैब्रियल तो नाम है, थैलामाइड कुछ मेरे को कंपाउंड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं समझू ये कैसे बनता होगा, रिएक्शन नीचे से स्टार्ट है, राइट। बट पहले मेरे को समझना है थैलामाइड क्या है। मैंने आपको अमाइड बनाना सिखाया, मेरे को अमाइड चाहिए इस चैप्टर में। तो मैंने ये क्या लिया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, आईयूपीएसी नेम देखे तो बेंजीन पे 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, दिस एंड दिस। इसको मैंने अमोनिया से रिएक्ट कराया, तो अभी आपको बताया आपके अमाइड के बनने का रास्ता क्या है, अमोनिया को एसिड से रिएक्ट कराइए, दोनों जगह OH की जगह क्या आ गया, NH2, ये मेरे को डायमाइड मिल गया। इसको अगर मैं देखूं तो 2-2 अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब चिलेशन का स्कोप इतना है, जैसे आप हीट करते हो, जैसे आपने देखा था एक कार्बन पर 2 OH टिक नहीं सकते, अगर एक कार्बन पर 2 OH हैं तो बिना एफर्ट के यहां से वाटर निकल जाता है। सिमिलरली अगर इतनी पास 2 ऐसे सिमिलर ग्रुप हैं जिनमें से कुछ एक चीज रिमूव हो और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की ऑप्शन है, तो दे नीड जस्ट लिटिल सपोर्ट, दैट इज हीट। ammonia, water, carbon dioxide, N2, they are very stable gases and good living group. ये सब निकलने को तैयार है, बस मौका मिले। तो यहां से क्या हुआ, NH2 और एक H लेके NH3 निकलने में इंटरेस्टेड है, पास पास है, और पीछे उसको पता है बड़ी तगड़ी स्टेबिलिटी आ जानी है चिलेशन की वजह से। तो यहां से अमोनिया निकला तो क्या बचा, यहां से मैंने एक H हटाया, दिस, ये है थैलामाइड। जो ऊपर मैंने लिखा हुआ ये है थैलामाइड। तो पहले तो तुम्हें थैलामाइड बनाना सिखा रखा है, वो पता होना चाहिए कि थैलामाइड कहां से आया। तो जरूरी नहीं है हम आपको रिएक्शन यहां से दें, हम डायरेक्टली यहां से भी दे सकते हैं या यहां से भी दे सकते हैं, A, B, C। और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या है, आप पहले तो थैलामाइड लाइए, तो आप जब नोट करेंगे इसके नीचे थैलामाइड वर्ड लिखेंगे ताकि आपको आदत पड़े। थैलामाइड को सिर्फ KOH दिया, बेस, बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, H हटाएगा, उसकी जगह K पॉजिटिव आ गया। अब मैंने दिया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का तो एक ही काम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी इसलिए ध्यान से सुनना, उसके बाद नोट करने को कहूंगी। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, N और K की जगह क्या आ गया, अब R।
अब यहां देखिए, सिर्फ मैंने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस में वाटर दिया तो ये पोलर बॉन्ड है, इनकी टूट फूट शुरू होगी, और जैसे ही टूट फूट शुरू हुई, चेक क्या बना, ये चीज टूटी, ये चीज टूटी, जहां जहां H जा सकता था गया, जहां जहां OH जा सकता था गया। थैलामाइड बना भी इसी से था। ये वापस जैसे एस्टर का रिवर्स होता है, एस्टर बनता है तो उसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो पेरेंट अल्कोहल और एसिड दोबारा दे देता है, जिसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, क्लास 10th में शायद सोप फॉर्मेशन में बताया हो। एस्टरिफिकेशन का उल्टा होता है सेपोनिफिकेशन, जो एसिड चैप्टर में आएगा, एस्टर जहां पढ़ते हैं। सिमिलरली ये भी तो वही है, एसिड वापस जनरेट होगा। आपने हाइड्रोलिसिस किया एसिड के किसी भी डेरिवेटिव का, अमाइड इज आल्सो एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव क्या है, एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड और एस्टर। एसिड के किसी भी डेरिवेटिव को आप हाइड्रोलाइज करोगे, पेरेंट एसिड वापस बना लेता है, इसीलिए उनको एसिड डेरिवेटिव्स नाम दिया जाता है, उन्हें अलग से कोई नाम नहीं दिया। तो इसने अपना वापस बेसिक एसिड बना लिया, जो भी था भाई मेरा तो वही मैं बनाऊं, और इधर एक H, इधर एक H, ये क्या बना, प्राइमरी अमीन। वेरी गुड मेथड ऑफ प्रेपरेशन, क्योंकि इसमें सेकेंडरी टर्शरी अमीन का स्कोप ही नहीं था। मुझे एक चीज बताइए, क्या सेम मेथड से, गैब्रियल थैलामाइड मेथड से मैं एरोमेटिक अमीन प्राइमरी बना सकती हूँ? चेक। क्यों? ये एरोमेटिक लेना पड़ेगा, ले लिया, मेरे को क्या AR लिख दूंगी, क्या प्रॉब्लम? एरोमेटिक हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरा यहां लाइन खींचने का पर्पज ही यही था। एक अकेला कॉन्सेप्ट कोई है जगह, हर तीसरे दिन ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ रहा है, क्योंकि इसीलिए हमने अल्काइल लाइट पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया था। हमें पता है KCN और AgCN, KNO2, AgNO2 और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ना होना हर चैप्टर में रोते रहेंगे हम, हर चैप्टर में दिक्कत देगा अगर हमने अल्काइल लाइट में इसको नहीं पकड़ा। तो आपके पास गैब्रियल थैलामाइड भी आ गया, और इकलौता एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है इससे कि गैब्रियल या तो नेम रिएक्शन या गैब्रियल थैलामाइड इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन या बेंजामीन या एनिलिन, जो उसका स्पेशल नेम है, गिव रीजन वाई। तो उसमें आप बता सकते हैं। अब आप गैब्रियल थैलामाइड को सिलसिलेवार नोट करिए, थैलामाइड बनता कैसे है और फिर उसके बाद रिएक्शन क्या है, भूल जाते हैं। वैसे एक और चीज भी लिख दूं, लगे हाथ, अगले चैप्टर में बताना पड़ेगा। दिस इज थैलिक एसिड, नेक्स्ट चैप्टर में इसका UPSC करेंगे थैलिक एसिड का, फिर से वही नाम, ये छोड़ेगा नहीं आपको इस चैप्टर में। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, डोंट नोट डाउन, पहले अंडरस्टैंड करो इसको, राइट? हॉफमैन डिग्रेडेशन, चलो हॉफमैन तो नाम है, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, नीचे उतरना, डिग्रेड होना, कार्बन चेन का छोटा होना। यहां पे डिग्रेडेशन वो बायो वाला नहीं है, यहां डिग्रेडेशन मतलब है कार्बन चेन अगर आपकी 8 कार्बन की है तो उसका 7 हो जाना, 3 कार्बन की है तो उसका 2 हो जाना, दैट इज डिग्रेडेशन। तो कहीं ना कहीं इसमें लॉस ऑफ कार्बन हो रहा है, तो इसे समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकलौता लैब टेस्ट के रेंज में आने वाली चीजों में है। अभी तो इसको मैं लैब टेस्ट नहीं डिक्लेयर कर रही, बट सम टाइम आपको ये टकरा सकता है, क्योंकि ब्रोमीन है, राइट? अभी इसके ऊपर लैब टेस्ट मत लिखिएगा। मैंने अगेन आपको क्या दिया, अमाइड। मेरा पर्पस क्या है, अमीन बनाना, और खास करके यहां तो प्राइमरी अमीन ज्यादा बन रहा है। ब्रोमीन और एक बेस KOH या NaOH, ब्रोमीन गैस और KOH मैंने दिया, उससे सीधा देखिए क्या बन रहा है, बिफोर एंड आफ्टर। ये गायब हो रहा है, C डबल बॉन्ड डिग्रेड हो रहा है, किस फॉर्म में? अगर Na होता तो Na2CO3, पोटेशियम है तो K2CO3। एकदम से एक कार्बन का कम होना मुझे यहां बताता है कि डिग्रेडेशन हो रहा है। लेटर ऑन अब आप देखने वाले हैं यहां पर कि आप किस तरह से, मैं अगर आपको अभी दूं एक कन्वर्जन, ब्यूटेन क्लोराइड से आप प्रोपेनामीन बनाइए, ये है इस चैप्टर के कन्वर्जन। इसको नोट करने से पहले, नोट करना एक मेरे गले के लिए ब्रेक है, आपके लिए ब्रेक है, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। इसको मैं अगर देखूं, सबसे पहले अब मैं क्या चेक करूंगी, भाई एक कार्बन कम हो रहा है और ऊपर से प्राइमरी अमीन बन रहा है। सबसे आसान कन्वर्जन इस चैप्टर के इसलिए है, प्राइमरी अमीन विद डिग्रेडेशन, इकलौता एक रिएक्शन फिट करना है मेरे को, हॉफमैन डिग्रेडेशन, क्योंकि आपने एक कार्बन कम करना है। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन के लिए हम सोचेंगे क्या चाहिए हमको, अमाइड ही तो चाहिए, बस अमाइड ले आओ, एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला।
अब अमाइड बनाने का तो एक ही तरीका सिखाया मैंने आपको, बाकी तो है ही नहीं, इसलिए जितना कम पढ़े उतना रिलैक्स रहते, कंफ्यूज ही नहीं होंगे। 4 रिएक्शन तो है ही नहीं मेरे पास। एसिड से मैंने बना दिया अमाइड। अब इससे मैं एसिड कैसे बनाऊं? सॉरी, मैंने कितने कार्बन का बनाया? तो अब मेरे को यहां पर, हाँ बताओ क्या करूं? KCN से तो कार्बन बढ़ नहीं जाएगा। करो करो करो, सोचो। हाँ तो बनवाओ ना। मेरे को लगता है मैं खुद ही एक गलती कर गई हूं एक कार्बन की गिनती में। एनीवेज, इसको मत सोचो, अब आ जाओ। क्या करूं? किससे बनाना है तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन आप एसिड किससे बना सकते हो ये बताओ। अल्कोहल प्राइमरी ले लो, K2Cr2O7 से। अभी हम क्वेश्चन भी क्रिएट करते हैं। आप सिंपल, अगर मैं आपको पूछूं एसिड बनाना है जी, एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं हम, तो हम अल्कोहल, दैट टू प्राइमरी। सेकेंडरी तो मैं पता है कीटोन के आगे जिद्दी हो लेता है, मामला बनता नहीं है। तो मैंने यहां पर 4 कार्बन का क्या लिया? अल्कोहल। वो K2Cr2 आपने दे दिया। मुझे पता है मेरे पास, आप ये इमेजिन कर लो इस वक्त आपका ABCD चल रहा है। आप कन्वर्जन की निगाह से मत सोचो, ABCD चल रहा है, पकड़ लेंगे ABCD। अब मैं आपसे पूछ रही, आपकी अब तक की नॉलेज से ये किस चीज से बन सकता था? हाँ जी, हाँ एब्सोल्युटली। क्या दूं? एक्वस NaOH। तो मैंने यहां पर आपको दिया ClBr, कुछ भी लगा दीजिए, एक्वस NaOH। देखना रूट क्या बना। ABCD का भी, कन्वर्जन का भी रूट बन गया। चेक कर लेना, कोई रिएजेंट मिसिंग तो नहीं है आपके दिमाग से, मैंने तो कोई लिखा ही नहीं, आपके दिमाग से। मेरे को ये इसीलिए कराना है कि आपको इसकी हैबिट रहे। डिग्रेडेशन बढ़ाने के लिए क्या यूज होता है? CN। लेकिन यहां बढ़ाना नहीं था, यहां क्या करना था? डिग्रेड करना था। मेरे को डिग्रेडेशन चाहिए था। तो इससे अगर मैं ये बनाने को कन्वर्जन भी मांगू, भाई 3 से 4 स्टेप तो अब बनेंगे। छोटे से छोटा कन्वर्जन भी मेरे को 3 या 4 स्टेप का आएगा, और धीरे धीरे आगे रिएक्शन बढ़ते जाएंगे तो 5 और 6 स्टेप तो आम बात होगी इसमें, क्योंकि आधा तो पिछला चल रहा है। ये चैप्टर तो यहीं पे आया सिर्फ, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये तो सारा पिछले चैप्टर से उठा के लाई हूं मैं। क्लियर सबको ये? तो आपको हॉफमैन डिग्रेडेशन, वैसे इसका मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, इट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में हेडिंग पढ़ेंगे ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लिखा मिलेगा। तो ये आपके पास रिएक्शन है, सिर्फ रिएक्शन नोट करिए। मैकेनिज्म जो है इसका सिर्फ जेई नीट के लिए, वो मैं समझाऊंगी, फिर आप नोट करेंगे। ऊपर रिएक्शन नोट कर लीजिए तब तक। मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, यहाँ पे एनसीईआरटी में प्रिपरेशन खत्म। कोई मेरी क्लास में एनसीईआरटी वाला बालक बैठा हो तो इसके बाद जा सकता है। सिर्फ रिएक्शन नोट करो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैंने ब्रोमामाइड वर्ड नहीं लिखा है, बस ऐसे ही मन नहीं किया लिखने का, बट आपको पता होना चाहिए। समझ लीजिए मैकेनिज्म, सभी लोग समझना पड़ेगा। ये बड़ा रूटीन से हटके मैकेनिज्म है, ऐसे मैकेनिज्म यूजुअली नहीं देखे जाते। और अब आपको समझ में आएगा ब्रोमामाइड वर्ड मैंने क्यों नहीं लिखा था, या मुझे क्यों आगे लेके जाना था। वैसे एनसीईआरटी में पूरा नाम है ब्रोमामाइड। चीज क्या आज तक तो आपके सामने ही नहीं आई, तो मैं कैसे वो वर्ड पे आऊं कॉन्फिडेंटली, तो वो देखते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है इसको, देखिएगा अमाइड, ब्रोमीन और NaOH। KOH की जगह मैंने NaOH ले लिया। सबसे पहले तो देखिए होता क्या है यहां पर, ये एक बेस है, कहीं ना कहीं मेरा एक H तो एब्स्ट्रैक्ट हो ही रहा होगा। तो मैकेनिज्म की स्टार्ट क्या है, एक H पक्का यहां पे एब्स्ट्रैक्ट हुआ और उसकी जगह एक Br चला गया। सबसे पहले तो N अमाइड तो ये है ही, जहां पर C डबल बॉन्ड O NH हो, N भी हो, चाहे 2H ना हो, उसको मैं अमाइड फंक्शनल ग्रुप तो कहूंगी। एक H किससे सब्स्टिट्यूट हो गया? ब्रोमीन से। तो इसीलिए N पर ब्रोमा, और फिर किसके N पर? अमाइड के। अमाइड के N पे ब्रोमीन लगा है, तो N ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसीलिए इसके नाम में ये वर्ड घुसा रखा है हमने एनसीईआरटी में भी। तो पहली चीज तो क्या बन गया यहाँ पे? N ब्रोमामाइड। अब एल्कलाइन मीडियम तो है ही, NaOH तो मैंने दे ही रखा है। एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से अभी और H एब्स्ट्रैक्ट होने का चांस है, तो वो होगा। वी ऑल नो बेस का काम H एब्स्ट्रैक्ट करना है, उसकी वजह से अब इस N पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस N के नेगेटिव चार्ज की वजह से
एन पे अनस्टेबिलिटी कह लो, जो भी कह लो आई, बट वी नो एन और बी आर का बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होगा. नाइट्रोजन का साइज और बी आर का साइज, बी आर लिविंग ग्रुप है बट अदरवाइज भी साइज कंपेटिबिलिटी नहीं है. यहां पर आपका कौन निकल गया? बी आर नेगेटिव निकल गया. अब आप सोच के देखिए, इस नाइट्रोजन पे क्या बचा? सिर्फ एक बॉन्ड, ऑफ कोर्स एक लोन पेयर, और उसके अलावा इसका एक नेगेटिव चार्ज तो है ही जो वहां पे लगा रखा था मैंने. बट मैं यहां एक बात समझ सकती हूं कि ये बी आर जब पूरा बॉन्ड लेके गया है तो इसके नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव बना के गया है. तो मैंने पहली बार देखिए नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं लगाया है. आई एम नॉट सेइंग कि इसका ऑक्टेट पूरा है, बट ये एक इंटरमीडिएट बना है. कौन से इंटरमीडिएट पड़े हैं? कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन. कार्बीन इकलौते रिएक्शन में आता था राइमर टाइमन. और आप देखिए +1 में ना मैं कार्बीन का एग्जांपल दे पाती थी ना नाइट्रीन का, कि एक इकलौता रिएक्शन है, जिस दिन आएगा उस दिन बात कर लेंगे. इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बना नाइट्रीन. अब नाइट्रीन में यहां मुझे पता है एक लोन पेयर है इसका, उस लोन पेयर को मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किया? वो तो नाइट्रोजन पे हमेशा ही रहता है. उसके अलावा एक एडिशनल लोन पेयर आ गया. वो लोन पेयर किसकी वजह से है भाई? इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है. वो डॉट्स तो मेरे को दिखाने पड़ेंगे, चार्ज तो आ नहीं सकता क्योंकि ब्रोमीन इसके नेगेटिव को लेके चला गया, इसको पॉजिटिव कर गया तो न्यूट्रलाइज हो गया. ये एक इंटरमीडिएट बहुत ही लेस टाइम यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बना होगा नाइट्रीन. आपको दिख रहा है ये स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसके अंदर कुछ तो हेर फेर होगा, रीअरेंजमेंट होगा. और रीअरेंजमेंट क्या हुआ वो चेक करिए. इस नाइट्रोजन को देख के क्या लगता है भाई? अब इसको तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा. ये बॉन्ड बनाएगा तो फिर इस कार्बन के 4 हो रखे हैं, वो क्या करेगा? वो अपने CH3 को उधर भेज देगा. दोनों साइड से नाइट्रोजन के बॉन्ड बने और मुझे पहली बार एल्काइल आइसोसाइनेट मिला. आप देख लीजिए मैंने यही किया. C डबल बॉन्ड हो तो अनटच्ड है, CH3 उधर गया, इधर ही आया, यहां डबल बॉन्ड और CH3 एक, सबका ऑक्टेट सेटिस्फाइड. अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से किस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा? एक तो वो कार्बोकेटाइन वाले थे, एक अमीन्स में आते हैं. अभी आप सारे रीअरेंजमेंट वाले एक साथ देख रहे हो जेई नीट के, इसके अगली 2-3 स्लाइड्स पे वही है. इसमें भी रीअरेंजमेंट, इसमें भी रीअरेंजमेंट. अब तक जितनी भी प्रेपरेशन कराई किसी में रीअरेंजमेंट नहीं था. रीअरेंजमेंट यहां से शुरू हुआ नाइट्रीन का. वहां क्या रीअरेंजमेंट पढ़ते आ रहे हैं हम? कार्बोकेटाइन का. तो ये मेरे पास रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आया. अभी भी इस प्रोडक्ट को NaOH से फिर कोई नहीं बचा सकता, प्रिपरेशन ऑफ अमीन तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग. यहां देखिए क्या आया, अगेन NaOH विद हेल्प ऑफ वाटर. यहां पर क्या मिला मेरे को? CH3NH2. ये बॉन्ड टूटा और मेरे को NH2 मिला. इन दिस वे आई गेट प्राइमरी अमीन. और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन CO और साथ में मेरे को इधर से OH की हेल्प मिलती है एंड आई गेट Na2CO3. इसे अब नोट करिए. इसके मैकेनिज्म पे 2 साल से लगातार जेई पे क्या क्वेश्चन आ रहा है? वो आ रहा है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एज इंटरमीडिएट नहीं बनता? आपको पता है ब्रोमामाइड बनता है, फिर आपको पता है नाइट्रीन बनता है, फिर आपको पता है आइसोसाइनेट बनता है, कोई चौथा कुछ और दे रखा होगा, आपको चुनना होगा. ये नहीं बनता उसके अंदर. तो इस हिसाब से आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए. नोट करिए इसको. ये 2 बार लगातार आ चुका है. इट्स नॉट कि एक ही बार आया है, 2 बार लगातार आ चुका है. दिस इज गोइंग टू बी अ टफ क्वेश्चन. अगर आता है थोड़ा टफ चीजें यहां से शुरू होती हैं 2-3 स्लाइड तक. ये रीअरेंजमेंट्स आ गया सबके पास? एवरीवन, नाम बहुत जरूरी है इसमें. ब्रोमामाइड, आइसोसाइनेट, नाइट्रीन पहली बार आए, नाम बहुत जरूरी है. चलिए, अगर इसी पिछले रिएक्शन में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में मैं छोटा सा चेंज कर दूं, अगेन पहले समझेंगे उसके बाद नोट करेंगे. और वो छोटा सा चेंज क्या? मैंने जो NaOH Br2 के साथ NaOH लिया था, उसकी जगह अगर मैं एल्कोहलिक NaOH ले लूं, अगेन मोर पावरफुल बेस. नॉट एग्जैक्टली मोर पावरफुल, लेकिन उसके कंपैरिजन में लिटिल बल्की बेस. OH नेगेटिव के मुकाबले CH3O नेगेटिव एक बल्की बेस हो जाता है थोड़ा सा. तो मैंने एल्कोहलिक NaOH अगर लिया तो सब कुछ
रिएक्टेंट सेम है, बस मैं क्या लेकर आ गई, एल्कोहलिक NaOH। हॉफमैन ब्रोमाइड को ही मैंने आगे ले रखा है। ये अगेन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट H, लेकिन इसमें एक साथ इसका मैकेनिज्म बदला, और देखिए प्रोडक्ट पे क्या चेंज आया, क्या विल सी। तो इसके यहां से यहां क्या हुआ, मैंने अलग से समझाया हुआ है कि आपको रटना ना पड़े ये क्या कर दिया, क्योंकि मैकेनिज्म में ऐसे ही दिखाया जाता है। बट लेट मी टेल यू हुआ क्या। जब आपके पास इसका एक H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट हो गया होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर देगा और कार्बन अगेन नॉट रेडी टू मेक 5 बॉन्ड्स। वही वाला रीअरेंजमेंट है जो पीछे हुआ, बस थोड़े से फर्क के साथ। CH3 सीधा यहां आ गया, उसमें नाइट्रीन बना था, और चेक करना इसमें बस नाइट्रीन नहीं बनता, सिर्फ फर्क एक ही है, जो नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट हुआ वो इसमें पहले ही हो गया। कि हम क्यों नाइट्रीन बनाए, पहले ही अदला बदली कर लेते, तुम काहे सारे H निकाले पड़ रहे थे। तो यहां पर ये और ये, इससे क्या बन के आया, चेक, यही बन के आया। और ये मैंने अगला बनाया इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट जो बना, अगेन एल्कोहलिक KOH तो है ही मेरे पास। अब मेरे को सजेस्ट करेंगे हुआ क्या है यहाँ पे, जस्ट अभी लिखना मत, सजेस्ट करिए क्या हुआ होगा यहाँ पे। एक तो मेरे को यहाँ ये थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है, अल्कोहल तो है नहीं बेटा, अच्छा इधर से, अच्छा अच्छा, वो तो चलो वहां से जो आया, इसमें क्या रीअरेंजमेंट हुआ है, मेरा इंटरेस्ट है नो रीअरेंजमेंट। अब कोई चीज अपनी जगह बदल के शायद नहीं जा रही, इफ आई सी कोई चीज अपनी जगह नहीं बदल रही, CH3 जहां था है, N के पास एक H है, और N के 4 बॉन्ड बने हुए थे, क्वाटनरी क्वाटनरी है, तो ये कहेगा मेरा लोन पेयर वापस दो और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करो। इसने इसका लोन पेयर इसको वापस दे दिया, जिसके चक्कर में इस कार्बन पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। इस पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से यहां है ना नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, OCH3 उधर चला गया, ये बना। तो अगर आपने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में in place of NaOH alcoholic NaOH यूज कर लिया, you will find this. Now note it. इसका UPSC आप नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। आप वैसे तो मतलब इसमें कंफ्यूजन क्या है, आपका या तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है या आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर यूं नहीं हो सकता कि R होना चाहिए था इधर, तो इसको मेरे को अमाइड के तरीके से लेके चलना पड़ेगा। इट इज नॉट एस्टर, ज्यादातर बच्चे इसको एस्टर सोचेंगे, बट एस्टर कब होता है, एस्टर की शर्त क्या है, RC डबल बॉन्ड OR। तो जब एस्टर की कंडीशन ही नहीं पूरी, अमाइड का नोमेनक्लेचर मैं अगले चैप्टर में लूंगी, तब आपको ये जरूर बताऊंगी, ऐसा आएगा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स आएंगे, वहां लूंगी। अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा अगर मैंने वो भी लिया तो, उसके बिना काम चल रहा है। में फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेस ने H को एब्स्ट्रैक्ट किया, इसकी वजह से H एब्स्ट्रैक्ट करते इस पे क्या चार्ज आया होगा, नेगेटिव आया होगा, प्रोटॉन गया ना, नेगेटिव आया होगा। नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन नॉट हैप्पी, वो कार्बन को ऑफर करेगा, कार्बन 4 बॉन्ड पहले ही बनाया हुआ है, वो फिर कहेगा CH3 लेके जाओ, तो CH3 इसके पास आया। तब जाके यहां पर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, बट अगेन नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, तो नॉट स्टेबल यस, बट इंटरमीडिएट बना तभी। फिर उस इंटरमीडिएट में जो चेंज आया वो आपको मैंने आगे बताया, लेट्स हैव अ लुक। इसके बाद क्या हुआ, फिर वो एल्कोहलिक NaOH या KOH है, वो फिर क्या काम कर सकता है, यहाँ पे आके अटैक करेगा, और अटैक करने का एरिया यही होगा क्योंकि नाइट्रोजन इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्टर्ब बैठा है। तो उसकी डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए क्या किया, उसके इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, पाई बॉन्ड तोड़ते ही नाइट्रोजन तो खुश, देखिए एज इट इज है ये सेक्शन, सिर्फ इसका पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटते डिस्टर्ब सिर्फ एक कार्बन हुआ, उसके लिए यहां से क्या सप्लाई आ गई, OCH3, राइट। क्योंकि ये पाई बॉन्ड कैसे टूटा होगा, इस नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज देके इसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज किया, इस कार्बन पे थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव आया, तो OCH3 गया, इस पे जुड़ गया। इन एनी केस फाइनली रटना ही पड़ेगा आपको, आप इतनी देर लगा के एरो शेरो नहीं घुमा सकते, ये तो हमें करना पड़ता है कि हमसे ऑडियंस पूछे तो उसको बुरा ना लगे, सामने वाले को आता नहीं हम कैसे कर ले। आप उस वक्त बैठ के इतना एरो का काम कर नहीं सकते, आपको जब तक पता नहीं होगा एंड में क्या बनता है आप एरो नहीं बना सकते, राइट। तो इसमें ज्यादा ये मत सोचना कि इसको मैं खुद क्रिएट कर लूंगी या कर लूंगा, नो, ये एज इट इज है,
आ जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, ये किसी के साथ मर्ज होके नहीं आता। ये वो वाले क्वेश्चन है जो अगले पिछले चैप्टर के साथ मर्ज नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट वन क्वेश्चन इसी पे बनता है। इसका फायदा सिर्फ ये है कि ये उन क्वेश्चंस में से हैं जो टफ भी माने जाते हैं, बच्चा छोड़ के जाता है ज्यादातर इनको। एनसीईआरटी में 6 मेथड्स हैं, बस 6 करके खत्म। और अगर इन पे अकेला एक क्वेश्चन आ जाता है तो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें कोई और चैप्टर, कोई इंटरमीडिएट, कोई रीअरेंजमेंट, कोई फैक्टर्स इफेक्ट्स नहीं लगे, कोई आइसोमेरिज्म नहीं लगा, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा, सीधे आंसर आ गया। अब आ जाते हैं कुछ और लास्ट की चीजों पर। नंबर 7 पे ऑक्सीम्स एंड एजाइड्स। आपको यहां पर मैंने आज एक एजो क्लियर किया, राइट? फिर हाइड्राजो भी आ गया था, हाइड्रा एजो, फिर आई थिंक एजॉक्सी भी आ गया था। तो कहीं ना कहीं आज इन शब्दों का ज्यादा रोल है, जिसके लिए मुझे आपको टाइम देना पड़ रहा है, नई चीजें हैं। ऑक्सीम क्या होते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज भरी पड़ी है, इसका ऑक्सीम बनाओ, इसका ऑक्सीम बनाओ, इसका एजाइड बनाओ। बट मैं नेक्स्ट चैप्टर का वेट नहीं कर सकती, तो लेट मी टेल यू। ऑक्सीम होता है जहां पर ये बॉन्डिंग हो, डबल बॉन्ड NOH। हाइड्रोक्सिलामीन था NH2OH, H हटा के डबल बॉन्ड कर दूं तो इसको कहते हैं ऑक्सीम। अभी आप ये लोड मत लो कि हमें ऑक्सीम नहीं आता, ऑक्सीम अगले चैप्टर में आएगा। लेकिन अभी आप इतना लोड दीजिए, अगर कोई मेरे को ऑक्सीम बना के दे तो क्या मैं उसके रिडक्शन से अमीन बना सकती हूँ? जितने भी फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कहीं भी नाइट्रोजन घुसा पड़ा है, हर एक के रिडक्शन से अमीन बन रहा है। आप अगर देखो तो हर एक के, आप नाइट्रो ले आओ, आप CN ले आओ, आप NC ले आओ, आप अमाइड ले आओ, सारे नाइट्रोजन वाले परिवार वाले जितने भी हैं उन सबको आप रिडक्शन करवाओ, उससे एक ही चीज बन रही है। पहले तो पाई बॉन्ड टूटता है वीकेस्ट, फिर मोस्ट तो नहीं कहूंगी बट पोलर बॉन्ड टूटता है, जहां जहां जितने जितने H जाने गए, और मेरे को क्या मिला? फिर से प्राइमरी अमीन। NaX तो वैसे ही निकल जाना है, उसकी जगह कौन आ गया? R मेरे पास आ गया उस Na की जगह पे, और मेरे पास कुछ ये मिला। अब फिर वही चीज करो जी, रिड्यूस। रिड्यूस करने में क्या मेरे को चीजें मिलती हैं भाई? ये तो खैर निकल ही जाना है N2। उसके बाद जितने H जिसको चाहिए दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? प्राइमरी अमीन। तो एजाइड और ऑक्सीम का मतलब, ऑक्सीम अगले चैप्टर में काफी डील करेगी एनसीईआरटी, एजाइड हम धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा और बात करते जाएंगे। मैं आपके पास केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है, और आपको याद होगा, शायद मैंने कहा होगा, इसके बिना ना पेपर छपता नहीं है I3 नेगेटिव। हाँ, लीनियर होता है, मुझे पता है, ये तो अब अगलों को भी पता है, सबको पता है जी। ये लीनियर देखते ही टपाक से आ जाएंगे। इसके साथ एक और दे दिया, कुछ और दे दिया, 6 दे दिए। इन 6 में से चूज किस किस का स्ट्रक्चर लीनियर होता है? तो 6 में से शायद 3 तो होंगे लीनियर। इस पे मैक्सिमम बच्चा अटका। अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट लेके हटी हूं, इस पे उनका होश उड़ा, जबकि मैंने लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में एजाइड कराया, लेकिन एजाइड इज नॉट इजी टू जेल इन। अब एजाइड पे आपने टाइम ले लिया सितंबर महीने में, तो मैं उम्मीद करती हूँ जनवरी तक शायद कुछ धुंधला धुंधला तो याद रहे। और अगर आप लोग थोड़ा फोकस बनाए रखें, नर्वस ना हो, और मेडिटेशन करते रहें, थोड़ी सी मेमोरी पे काम करते रहें, थोड़ा लाइफस्टाइल सुधार लें, तो सितंबर का पढ़ा जनवरी में याद आ जाता है। जैसे ही वो चीज सुनते हैं, अरे ये तो सुनी हुई है, उस वक्त तो वही काम करता है। कोई भी इंटरव्यू, वाइवा या एंट्रेंस एग्जाम 2 दिन पहले प्रिपेयर करके नहीं दिया जा सकता। इट्स द प्रोसेस यू आर डूइंग फ्रॉम 2 years। उस वक्त ऐसी शक्ति आ जाती है आप में, क्योंकि जरूरत होती है, जान निकली पड़ी होती है, आग लगी पड़ी होती है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि 2 महीने पहले भी बात हुई थी तो याद आ जाता है कि उसने मेरे से डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन ये रहा सामने। दिस इज द मेडिटेशन यू नीड, दिस इज द फोकस यू नीड, और वो अपने आप जब आपकी स्लीप साइकिल सुधरती है तो वो आ भी जाता है, एंड में आप सुधार भी लेंगे। सो ये प्लेनैरिटी के बारे में बात हुई। लीनियर स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ये 2 तो बच्चे आंख बंद करके पकड़ने चाहिए। अगर आपने सोचा मैं अच्छा हूं या अच्छी हूं केमिकल बॉन्डिंग में, उस वक्त निकाल लूंगी, ये नहीं निकलता उस वक्त आपसे, ये नहीं निकलेगा। और निकलेगा, निकल भी जाएगा, 5 मिनट लग जाएंगे, तब तक निकलने वाले आगे क्वेश्चंस में निकल जाएंगे। दिस शुड बी द वे ऑफ प्रिपरेशन, कि मुझे पता है लीनियर कौन कौन से हैं, टफ वाले क्वेश्चन कैसे मैच मैट्रिक्स में आए, इंटीजर टाइप में आए, कैसे आए, आई कैन हैंडल। देखिए कर्टियस रीअरेंजमेंट, अब के मैंने अमाइड ना लेके एसिड क्लोराइड लिया है, और बना अल्टीमेटली उससे वही है जो टॉपिक चल रहा है, प्राइमरी अमीन।
तो कर्टियस रीअरेंजमेंट के थ्रू भी हम प्राइमरी अमीन बना रहे हैं। चेक, बन गया सबके पास कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट इसका पॉपुलर नाम है, इसको कर्टियस रिएक्शन भी रिसीव हो सकता है आपको। इसमें प्राइमरी अमीन की प्रेपरेशन है। गोइंग टू लास्ट फॉर प्रेपरेशन, आपका फेवरेट। आज के टेस्ट में भी आपसे ग्रिग्नार्ड का एक 200% गलत कराऊंगी, यही ओरली बोलूंगी इस क्वेश्चन का आंसर दो। टेस्ट में आपसे कराऊंगी मैं 100% गलती उसमें, देखते हैं करते हो कि नहीं। देखना इसमें मेरी जरूरत है। ये मैंने क्या दिया, ग्रिग्नार्ड के साथ कुछ अलग ही चीज दे दी। अब मेरे को पता है मेरे को NH2 टिकाना है आर को, ये आप खुद भी क्रिएट कर सकते थे रिएक्शन। अब आप करने लगोगे कि ग्रिग्नार्ड का तो रूल ही पता है हमको क्या होना है, ग्रिग्नार्ड का पता है जी ये होना है। Mg की जिसका एफिनिटी है वो दे दो और साथ में वो टांग दो जो चाहिए, दैट्स इट। ये कोई नाम भी नहीं दे सकती मैंने बनाया क्या है ये, इसका कोई मैं ये कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई कार्बन है ही नहीं इसके अंदर। मैं NH2 के साथ Cl लगाया ही, मुझे तो पता भी नहीं होता भी है कि नहीं ये, लेकिन ऑन पेपर तो होता है। और अगर आ गया तो मैं प्राइमरी अमीन कैसे बना रही हूँ, तो ये तो मैं खुद क्रिएट कर लूं जी। क्या CH2 वैसे ही, मतलब मेरे को बॉन्ड फिशन की डालने के लिए आदत की, Mg और C का बॉन्ड टूटता है सिर्फ उसके लिए, बाकी कोई और इश्यू नहीं है। किसके साथ लगता, प्रोटॉन डोनर। You killed my question of today's test. This is question of today's test. You killed it. मैंने कहा था ना 200% तुमसे गलती कराऊंगी। आज के टेस्ट में मैंने डाला यही है, तुम लोग अमोनिया से कूद कूद के ग्रिग्नार्ड फिर वही करोगे, फिर वो दोगे जो तुमने अभी दिया। दिस इज माय क्वेश्चन जो प्रिंटेड में सामने पड़ा है मेरे पास। सो वी किल्ड इट ऑलरेडी, बट ठीक है, पर्पस एक ही है। आप ग्रिग्नार्ड में जिस दिन गलती करनी बंद कर दो, मतलब ऑर्गेनिक खत्म हो गई उस दिन आपकी। वो ये हर साल हमारा टेस्ट एक ही होता है, ग्रिग्नार्ड अगर तुमने गलत करना बंद कर दिया, एक राउंड तुम्हारा सेटिस्फैक्टरी कंप्लीट हो गया। कि सबसे ज्यादा बेवकूफी आप जिसमें कर रहे हैं अगर वो हो जाए तो बाकी भी हो जाएगा, आपका डेडलॉक बन जाता है। तो डेडलॉक ओपनिंग मींस कॉन्सेप्ट ओपनिंग। सो आ गया सबके पास ये 9th भी। अब नोटेड 10 तक, पहले 11th नोट कर लो, मुझे समझाना है तो नंबर इसको 10 डाल देना, मुझे ये समझाना है एक बार। 10th कुछ खास नहीं है। अभी इस पे ध्यान मत देना, इसको मेरे को ज्यादा समझाना नहीं है, थोड़ा ही समझाना है। टॉटोमराइजेशन क्या होता है, जस्ट डोंट लुक एट इट। ये समझ लीजिए इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। टॉटोमराइजेशन अगले चैप्टर में लूंगी, ये स्ट्रेच तब वहां आ जाएगा। मतलब आप इन शॉर्ट देखोगे ना इसको याद करने के लिए, तो बिफोर एंड आफ्टर ये टूटा, यहां पर वाटर के दोनों H आए, यहां ऑक्सीजन आया, क्या आया, दो दो ऑक्सीजन आए, और ये बना। इन शॉर्ट बिफोर एंड आफ्टर याद करने के लिए वो रूट मैकेनिज्म का एक चैप्टर लगेगा लाने में, तो आप इसे नंबर 10 लिख लीजिएगा, इसके ऊपर वाली मैं अभी करा देती हूँ। तो यानी आइसोसाइनाइड्स, इसके नीचे नाम देख रहे हैं क्या है, कार्बाइलमीन। नाम लिख लीजिएगा सिर्फ, ये काफी फेमस रिएक्शन एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्लास का। अभी सिर्फ नाम लिख लीजिए कार्बाइलमीन। इस नाम को याद कैसे करना है, इसका मतलब क्या है, क्यों है, ये सिर्फ नोट करना है। अभी इसमें डिटेल में नहीं जा सकती मैं, अभी अगली क्लास तक आ जाएगा। अगेन प्राइमरी अमीन बना, और इसमें 1 कार्बन लेस क्यों हुआ, एक कार्बन चेन का हिस्सा था ही नहीं, वो कहां से आप चेन में जोड़ सकते थे, तो 1 कार्बन लेस तो हो गई एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। ये भी स्ट्रेट क्रैमिंग के लिए है, इन केस कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है इस पे तो। आ गया सबके पास। शेमिट रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, शेमिट सारे एक ही
जगह मिलते हैं जाके रीअरेंजमेंट्स में, बट इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है। एजाइड एक एसिड है, H है इसमें, और वो भी एक एसिड है, एग्रीड, लेकिन इसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है रिएक्शन में, प्लीज चेक। यहां के मैकेनिज्म में यू कैन नॉट एंटर एट ऑल। एसिड से एक कार्बन कम करके सीधे प्राइमरी अमीन बनाना हो। अभी तक मैं क्या कर रही थी, एसिड का पहले ब्रोमाइड बना रही, अमाइड बना रही थी, और उस अमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड करके प्राइमरी अमीन बना रही थी। 2 स्टेप में एक कार्बन कम हो रहा था। एनसीईआरटी तो मुझे नहीं अलाउ करेगी ये, लेकिन अब मैं एसिड से सीधा एक कार्बन कम करके उसी स्टेप में प्राइमरी अमीन भी बना सकती हूं, अगर मैं बजाय NaOH और Br2 के N3H ले लूं तो। क्लियर? लिख लो इसको। डीपीपी जब आप करेंगे तब इसकी आपके पास प्रैक्टिस होगी। अब आज के जितना भी कुछ किया उसकी रिवीजन करनी है।